Hello everyone. My name is Dr. Prachi and I am an Ayurveda consultant in Bhuj. I have a small cosmetic company also named Ira Ayurveda. Today we are going to see what care we can do, especially in summer, for our hair and skin. Right? Let's start. So why is it needed to take extra care during summer, right? Summer में अच्छा हिंदी सबके लिए फाइन है ना? I can continue in Hindi, right? Yeah, you can continue Hindi, English both. Okay. समर में क्या होता है कि हीट ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है. मोस्टली हम सबके ऑफिसेज एसी ऑफिस होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग को प्यास नहीं लगती, वी डोंट फील थर्स्टी. तो पूरा दिन ऐसे कम पानी में चला जाता है. फिर एसी में से बाहर निकले तो ज्यादा ह्यूमिड और हीटेड एटमॉस्फेयर में जाना होता है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है. और आयुर्वेद के हिसाब से समर्स में पित्त दोष का एग्रावेशन होता है. मतलब शरीर के 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ. इसमें से जो पित्त रहता है उसका एग्रावेशन हो जाता है समर के दौरान, राइट? तो ये सब चीजों के कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, तो सनबर्न्स हैं, रैशेज हैं, एक्ने है, ब्रेकआउट सडनली आने लगते हैं, और फेस पे, चीक्स पे या फोरहेड पे ज्यादा पिगमेंटेशन आने लगता है. और सबसे सेंसिटिव चीज है थिन एंड ब्रिटल हेयर. तो वो चीज मतलब स्किन पे जो भी इफेक्ट आया वी कैन सी दैट, पर जो हेयर पे इफेक्ट आता है वी कैन नॉट सी दैट. उसका बहुत लंबे टाइम के बाद हमको देखने को मिलता है कि इसका समर्स के कारण ये साइड इफेक्ट हुआ है, राइट? तो जैसे बाहर का वातावरण अपने शरीर को असर करता है, वैसे ही इनर एटमॉस्फेयर मतलब के अंदर का वातावरण भी स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इनर एटमॉस्फेयर मतलब क्या? स्किन और हेयर के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम इनर एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं. तो जो जो भी विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए जरूरी हैं, प्रेजेंटेशन में आई हैव शोन. सबसे पहले है विटामिन ए जो सेल रिन्यूअल रेट बढ़ाता है. विटामिन बी जो केराटिन का पार्ट होता है. केराटिन एक प्रोटीन है जो स्किन और हेयर को फॉर्म करता है, तो वो विटामिन बी से बनता है, राइट? विटामिन सी है. विटामिन सी से तो अभी बहुत ज्यादा लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत परिचित हो गए हैं उससे, कि जो भी स्किन केयर ले लो, जो भी सीरम्स ले लो, अभी विटामिन सी का बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है. तो विटामिन सी क्या करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, रिंकल्स कम करता है और कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है. विटामिन डी और विटामिन ई हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और एंटीऑक्सीडेंट है. बायोटीन, बायोटीन नाम से भी सब परिचित ही होंगे. बायोटीन एक तरह का विटामिन है, विटामिन B12 और B5 कह सकते हो, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रोटीन है जो स्किन और हेयर का मेन कंपोनेंट है, जिससे स्किन के सेल्स और हेयर शाफ्ट बनता है. जिंक है जो डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है. और आयरन, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना. जैसे कि हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन आयरन के थ्रू अपने स्किन सेल्स और हेयर फॉलिकल्स को मिलेगा. तो दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल मिनरल फॉर अ बॉडी, राइट? अभी ये सब न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो गए तो उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? खाली स्किन और हेयर पे उसके इफेक्ट नहीं आते, ऑल ओवर बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. जैसे कि इम्यूनिटी लो हो गया, बार बार बीमार पड़ना, फिर पूरा टाइम टायर्डनेस रहना, अनइजी रेस्ट रहना, इरिटेशन रहना बहुत ज्यादा. अभी ये इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. इरिटेशन वाला नेचर हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे कुछ अच्छा नहीं लगना, अचानक से मूड एकदम स्विंग हो जाता है. उसका एक रीजन ये भी है कि अपने में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो.
बाकी स्किन और हेयर पे तो इफेक्ट आता ही आता है, स्किन डल हो जाती है, ड्राई और ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, डैंड्रफ आता है, और हेयर फॉल तो पूछो ही मत, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक ईच वन कैन रिलेट विथ हेयर फॉल। हेयर फॉल तो मोस्टली आजकल सभी को बहुत ज्यादा इश्यूज हैं हेयर फॉल के। तो इस सब का रीजन ये है कि न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अभी सब में आ गई है। रीजन जो भी आप समझो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा डेस्क जॉब के कारण वो हो गया है, उसके कारण मेटाबॉलिज्म पूरा कम हो गया है कि पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है काम के कारण, तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, जो भी आप खाते पीते हो वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से जो ब्लड में जाता है उसको आप मेटाबॉलिज्म रॉ लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो जो आप अच्छा अच्छा सब खा लेते हो, पर वो क्या आपके ब्लड में जा रहा है, वो क्या आपकी स्किन तक, आपकी हेयर तक पहुंच रहा है? तो अगर वो नहीं पहुंच रहा तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये सब डेफिशिएंट हो जाए और इसकी स्किन और हेयर पर इफेक्ट आए, राइट। फिर बहुत सारे और भी रीजंस हैं, पर ठीक है, अभी ये कुछ मैंने फूड के पिक्चर्स डाले हैं, इसमें से अगर 2-3 चीजें भी हर रोज खाने में आ जाए तो जो भी डेफिशिएंसीज हमने देखी वो काफी हद तक कम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सब चीजें रोज खानी है, पर 2 से 4 चीजें इसमें से हर रोज अगर ले सको तो इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर एंड ऑल ओवर हेल्थ। अच्छा, अभी क्या क्या नहीं करना है, या तो फिर आप बोल सकते हो लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हो। उसमें सबसे पहले अपना है स्टे हाइड्रेटेड। ये लगभग सभी को मालूम होगा, बट वी कैन नॉट फॉलो इट, राइट। हमको पता है कि पानी पीना है, पर उसको हम लोग फॉलो शायद नहीं कर पाते। जैसे एसी में बैठे रहे तो नहीं प्यास लगती, तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर करके उसको फॉलो करना है। कम से कम 3 लीटर्स ऑफ वाटर तो कम से कम पीना है हर किसी को हर रोज, राइट। फिर आ गया अपना कंपल्सरी ब्रेकफास्ट। पूरी रात जब अपना स्टमक खाली रहता है तो उसमें एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो अगर आप सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो वो एसिड अपने ब्लड में जाके पूरे शरीर में फैलते हैं और उसकी इफेक्ट स्किन पे और हेयर पे आती ही आती है। तो स्किन हेयर अच्छे के रखने के लिए या तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए ब्रेकफास्ट करना कंपलसरी है। फिर आता है ग्रैब नेचुरली कूलिंग ड्रिंक्स। हम लोग स्किप कर सकते हैं जो रेडीमेड जूसेस आते हैं, जो आज वो सब बताते हैं कि सब नेचुरल है, पर जब तक हम देखें नहीं वो चीज नेचुरल नहीं होती। नेचुरल चीजों को आप प्रिजर्व ही नहीं कर सकते। तो जो चीज आप देख रहे हो कि बन रही है अपने सामने नेचुरल है, वही नेचुरल है। वेजीज को समर में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, स्टीयर फ्राइड वेजीज लेने चाहिए, फ्रूट्स तो लेने ही लेने चाहिए। ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली, मतलब छोटे छोटे मील्स में फ्रीक्वेंटली लेनी चाहिए। एक बड़ा मील या दोपहर को या रात को बड़ा मील खा लो तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। तो हर 2 या 3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहना जरूरी है। अभी 2 चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए समर्स में। पहली है कैफिनेटेड ड्रिंक, कॉफी हो गया, चाय हो गया। हमको सुबह को उठने के बाद पहली चीज चाहिए कॉफी या तो चाय। तो वो जो आपका पूरी रात खाली पेट रहा है उसमें जो एसिड्स हैं उसको वो कॉफी या चाय बढ़ा देते हैं, तो ऑल ओवर आपके बॉडी में पित्त मतलब एसिड का एग्रेवेशन बढ़ जाता है। तो हो सकता है उतना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, उसके बदले नेचुरली कूलिंग ड्रिंक्स लेने चाहिए। अच्छा, फिर मैंने एक सभी को लागू हो, वन सूट फॉर ऑल ऐसा डाइट बनाया है। सुबह को उठने के बाद सबसे पहले 1 या 2 फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए। जो अब हमने अभी बात की कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है और अपने को लाइट फील करने के लिए जरूरी है। मिड मॉर्निंग में आप 1 ग्लास बटर मिल्क का ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, 1 ग्लास भर के दूध पी सकते हो, लिक्विड्स कोई भी ले सकते हो, नेचुरल होने चाहिए। लंच में 1 से 2 चपाती हो गया, वेजिटेबल्स अपने जो सब्जी रहती है वो हो गया, थिन दाल लेना चाहिए, वो भी एक तरीके से हाइड्रेशन का काम करते हैं, और सैलेड्स लेनी चाहिए। इवनिंग में फ्रूट योगर्ट्स हैं, फ्रूट स्मूदीज हैं,
आप बिलीव नहीं करोगे, फ्रूट स्मूथीज और योगर्ट है वो आइसक्रीम वाली फीलिंग ही लाते हैं। तो कैलोरीज भी नहीं आएंगी और जो भी अपना न्यूट्रिएंट है वो भी अपने को मिलता रहेगा। और डिनर हो सके उतना लाइट करना चाहिए समर्स में। स्टीर फ्राइड वेजीज हो गए, सूप को पहले बना लो फिर उसको चिल्ड करके वो पियो। ग्रिल्ड चिकन हो गया, या तो फिर खाली सैलेड ले लो रात में तो चलता है। समर्स में ज्यादा भूख उतनी नहीं लगती। और बेड टाइम पे लेमन जूस पी सकते हो या तो फिर एक ग्लास दूध का पी सकते हो। अभी ये सब खाने पीने की बात हो गई, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग उस पे आते हैं कि स्किन केयर और हेयर केयर में आयुर्वेदा के हिसाब से नेचुरली आप लोग क्या चीजें चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। अभी आयुर्वेदा सबसे पहले उसका एडप्टर है कि ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। जो इतनी देर से अब हम बात कर रहे हैं कि जो खाना पीना है जो अंदर से अच्छा रहेगा तो ही ब्यूटी बाहर दिखेगी। तो ये चीज आयुर्वेद में 5000 ईयर्स बैक लिखी हुई है। और आयुर्वेदा नॉट ओनली अच्छा फेशियल क्लींजर ढूंढना या फिर अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट ढूंढना उसके बारे में नहीं है, या फिर अच्छा फेस मास्क उसके बारे में नहीं है। आयुर्वेदा है आपके तीनों दोष को बैलेंस करके चलना, आपका अग्नि मतलब आपका भूख को अच्छे से बैलेंस करके चलना। जो भी आप खा रहे हो वो आपके ब्लड तक पहुंच के आपको अच्छे से न्यूट्रिशन दे, वो पूरा सिस्टम चला के आपका स्किन, हेयर और ऑल ओवर हेल्थ को अच्छा करना। उसके हिसाब से ऋतुचर्या करके शास्त्र में सब में मेंशन्ड है। ऋतु मीन्स सीजन और चर्या मीन्स रेजिमेंट। एवरी सीजन में आपको सीजन के हिसाब से अपने डे टू डे लाइफ में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, जो आयुर्वेद के शास्त्रों में पहले से मेंशन्ड है। जो भी स्किन केयर है वो आयुर्वेद के हिसाब से हर स्किन टाइप के हिसाब से करना चाहिए। तीन दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ। ये सबको मालूम है, तीन तरह के दोष होते हैं। अभी जिसमें वाता दोष का प्रोमिनेंस रहा उसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहेगी, स्केली रहेगी, ठंडी रहेगी और चैप्ड मतलब फटी हुई सी रहेगी। समर्स में भी थोड़ा सा ड्राई और इच्छी स्किन रहता है। पित्त प्रकृति मतलब जिसका स्किन और खून गर्म हो ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें एसिड पोर्शन ज्यादा हो उनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव रहेगी। यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा रेड रहेगा। उनको फ्रेकल्स ज्यादा आते हैं, उनको मोल्स जल्दी निकलते हैं और डिस्कलरेशन देखने को मिलते हैं पूरी स्किन पे। फिर कफ तरीके की जो भी स्किन होती है वो रेडियंट होती है, नेचुरली ही उनको ग्लो आता है अंदर से। थोड़ी सी थिक स्किन रहती है। ऑयलिंग अच्छे से होना तो एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि पिंपल प्रोन रहती है, उनको पिंपल बहुत जल्दी होते हैं। तो अभी जो भी स्किन केयर है वो ये तीनों दोष के हिसाब से मैंने दिखाया हुआ है। हम आगे देखेंगे कि आप इसके ऊपर से अपना स्किन टाइप डिसाइड कर सकते हो, उसके हिसाब से अपना स्किन केयर चूज कर सकते हो। सबसे पहले आता है क्लीन। क्लींजर्स अच्छे यूज करने चाहिए। अगर आपको पूरा नेचुरल में अगर पूरा जाना है तो ड्राई स्किन वालों को रॉ मिल्क यूज करना चाहिए। रॉ मिल्क जो गर्म करे बिना का होता है, कच्चा दूध जिसको बोलो आप, और थोड़ा सा लेके डायरेक्टली आप उसको फेस क्लीन करके उसको निकाल सकते हो। ऑयली स्किन वालों को चिक पी फ्लावर यूज करना चाहिए, उसका पेस्ट बना के फेस को वॉश करके पानी से धो सकते हो। और कोई भी अच्छे नेचुरल फेस वॉश भी यूज कर सकते हो क्लींजिंग के लिए। फिर आ गया टोनिंग। टोनिंग रोज वाटर से कर सकते हैं, क्यूकुम्बर वाटर से कर सकते हैं। रोज वाटर आप घर पे बना सकते हो, क्यूकुम्बर वाटर भी आप घर पे बना सकते हो। हर रोज घर पे बनाना शायद आजकल के उसमें इतना कन्वीनियंट नहीं रहता, तो कोई भी अच्छे कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी का आप यूज कर सकते हो। और टोनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए। अपने स्किन का पीएच उसके नॉर्मल लेवल में रहना जरूरी है, तो वो काम टोनर करके देते हैं। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज ड्राई स्किन वालों को तो कंपलसरी करना पड़ता है, मॉइस्चराइजिंग बाय डिफॉल्ट होता है उनका। ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि ऑलरेडी मेरी स्किन थोड़ी सी स्टिकी है, तो व्हाई शुड आई यूज द मॉइस्चराइजर।
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना कि एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी शुड यूज द मॉइस्चराइजर, राइट। जितना अपनी स्किन ड्राई रहेगी उतना अंदर से ज्यादा ऑयल आएगा एंड यू विल फील मोर ऑयली एंड ऑयली स्किन, राइट। तो यू शुड यूज मॉइस्चराइजर डेफिनेटली। आपका स्किन टाइप कोई भी हो, वो स्किन टाइप के हिसाब से अपना मॉइस्चराइजर चूज करो, पर यूज तो करो ही करो कंपलसरी। तो मॉइस्चराइजर में आप लोग चूज कर सकते हो, एलोवेरा जेल है, रोज जेल है, और अच्छी कंपनी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी आता है, वो भी आप चूज कर सकते हो। फिर अपना आता है सनस्क्रीन। आई हैव just a second. ओके, फिर अपना है मास्क। सनस्क्रीन बाद में आएगा, फिर अपना है मास्क। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। फिर अपना है मास्क। मास्क शुड बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आयुर्वेद में मास्क को लेप कहा जाता है। शिरोलेप भी कर सकते हो, स्किन का भी आता है फेस मास्क जिसे हम बोल सकते हैं, पर वो चीज पूरी नेचुरल करनी चाहिए। अभी जो भी केमिकल्स वाले फेस मास्क आते हैं, जो रेडीमेड फेस मास्क आते हैं, आई वुड नॉट एडवाइज दैट। आप घर पे ही जो भी अपनी किचन की चीजें हैं उसी में से अच्छा अपने लिए फेस मास्क बना लो और वो यूज करो। कुछ फेस मास्क मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। क्यूकुम्बर है अपना, उसका और योगर्ट, दही होता है, उसका पेस्ट बना लो। यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन योर स्किन। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट रख लो एंड वॉश इट आउट। दूसरा है हनी के साथ एलोवेरा जेल। ये कफ प्रकृति की स्किन, मतलब के जो स्टिकी स्किन, ऑयली स्किन होती है, उन लोगों के लिए है। एलोवेरा जेल में 1 टेबलस्पून जितना हनी मिला के वो अप्लाई कर लिया, 5 से 10 मिनट के बाद यू कैन वॉश इट आउट। तीसरा है एग योक के साथ हनी मिक्स करके लगा सकते हो। सोक्ड आलमंड्स हैं, 5 से 6 सोक्ड आलमंड्स ले लो, मिल्क के साथ उसका पेस्ट कर लो, उसको लगा के 3 से 4 मिनट में यू कैन वॉश इट आउट। अभी फेस मास्क का एक नियम और भी है कि जब भी फेस मास्क लगाते हो, आपको स्किन ड्राई फील हो, खींचे आपका स्किन, तभी उसको वॉश कर देना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। जो भी रेडीमेड मास्क आते हैं वो लोग कहते हैं कि 15 से 20 मिनट रखो, या तो फिर जो भी पाउडरी मास्क हम घर पे लगाते हैं उसको अपना पूरा ड्राई आउट होने देते हैं, तो दैट क्रिएट्स ड्राइनेस। वो आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल सब बाहर निकाल लेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको जब ड्राई फील हो, यू शुड वॉश इट आउट। अभी वीक में 2 बार बॉडी वॉश करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली सब रेडी बॉडी वॉश आते हैं, पर नेचुरल वे में जो हमारे किचन में चीजें हैं उससे बॉडी वॉश अगर किया जाए तो अपनी पूरी डेड स्किन निकल जाएगी। वीक में 1 से 2 बार दिस इज एडवाइजेबल। 1 कप ओटमील लेके उसको पानी या दूध में उबाल के उसको छान के, वो जो ओटमील आपके पास है उससे पूरा बॉडी स्क्रब आप कर सकते हो। या तो फिर चिक पी फ्लोर, अपना बेसन है, उसके साथ कर्ड मिला के उसका पेस्ट बना के आप उसको भी बॉडी वॉश की तरह यूज कर सकते हो। अभी आया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने स्किन केयर का, राइट। आप ऑफिस में अंदर काम करते हो या फिर कार में ट्रेवल करते हो या फिर डायरेक्टली आपका एक्सपोजर सन से नहीं है, दैट डजंट मीन यू डोंट नीड सनस्क्रीन। अगर हम बंद कमरे में भी बैठे हैं तो भी यूवी रेज अपने को बहुत खराब तरीके से स्किन को इफेक्ट करते हैं। तो वो इफेक्ट अपने को अभी नहीं दिखेगी, वो अपनी स्किन पे अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
व्हेन यू आर गेटिंग ओल्डर, आप 30+ होोगे, आप 40+ होोगे, फिर धीरे धीरे आपकी स्किन पूरी रिंकल होने लगेगी। तो बेटर है कि अभी से जो स्किन अपने पास है उसको थोड़ा सा ज्यादा केयर करके उसको बचा लें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। आप यूवी कैमरा में सनस्क्रीन के इफेक्ट्स देख सकते हो कि पूरा एक लेयर बन जाता है जिसके कारण यूवी रे स्किन को पार नहीं कर सकते। तो सनस्क्रीन सबको कंपलसरी लगाना चाहिए। अच्छा, इतना सब करना चाहिए, तो अभी क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट अप्लाई सिट्रस फ्रूट्स और वेजीज ऑन फेस। फ्रूट और वेजिटेबल्स सब खाने के लिए हैं, कुछ भी लगाने के लिए नहीं है। नींबू, मौसम्बी, टोमेटो और भी खट्टे बहुत ज्यादा फ्रूट्स लोग अभी सब चेहरे पे डायरेक्ट लगाते हैं, तो वो बहुत हानिकारक होता है। तभी शायद वो खट्टी चीज है तो सिट्रस उसके कारण वो थोड़ा सा ब्लीचिंग इफेक्ट देगी। आप लगा के दोगे तो यू विल फील गुड कि अच्छा चलो मेरा फेयर हो गया, मेरा दाग वगैरह है वो कम दिख रहा है। पर ऑल एंड ऑल वो सब चीजें नुकसान करती हैं। सिट्रस कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, पोटेटोज हैं, कुछ भी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। खाओ, खाने के लिए सब है। सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, स्पेशली समर्स में तो बहुत ज्यादा खाने चाहिए, पर अप्लाई मत करो। दूसरा ट्रेंड अभी ज्यादा चल रहा है, ऑलिव ऑयल या और कोई भी ऑयल डायरेक्टली मसाज करो, या तो फिर उसको ट्रीटमेंट्स अभी बहुत सारे ऑयल्स आ रहे हैं। स्पेशली ऑलिव ऑयल का यूज डायरेक्टली स्किन पे बहुत बढ़ गया है। स्पेशली इन्फेंट्स को, अपना घर में छोटा बच्चा है या तो फिर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है जिसका हम मसाज करते हैं, वो भी लोग अभी फिगारो ऑयल से या ऑलिव ऑयल से करते हैं। तो ऑलिव ऑयल इज प्रूवन टू डिक्रीज योर स्किन क्वालिटी। आपकी स्किन पतली हो जाएगी। आप रेगुलर बेसिस पे अगर पूरा ऑलिव ऑयल पूरे पे लगाते हो तो आपकी स्किन के लेयर डैमेज हो जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। आप कुछ भी लगाओगे तो पूरा रेडनेस आने लगेगा अचानक से। तो ऑलिव ऑयल इज नॉट बेनिफिशियल। डू नॉट यूज हार्श स्क्रब्स। स्क्रब्स के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि अपनी स्किन है, कोई फ्लोर नहीं है कि उसको ज्यादा जोर से घिसना चाहिए। हार्श स्क्रब्स बिल्कुल यूज मत करो। स्क्रबिंग का एक नियम है, आप जब स्क्रब कर रहे हो तो यू शुडंट फील इट। आपको फील नहीं होना चाहिए। आप पूरी स्किन पे अगर रब करते हो तो यू शुडंट फील दैट। फिर आता है सनस्क्रीन। जैसे हमने देखा, क्लाउडी डेज में भी कंपलसरी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बारिश के मौसम में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, दैट इज अ मस्ट। अच्छा, स्किन का तो देखा हमने, पर जैसे स्किन इम्पोर्टेंट है वैसे ही आजकल स्किन के साथ साथ हेयर के लिए सब ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। आई थिंक हेयर केयर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हेयर सबको प्यारे भी ज्यादा होते हैं, तो अभी ये हमारे प्यारे हेयर को कैसे बचाना है, लेट्स सी दैट। अच्छा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये ब्यूटी बबल। ये मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट है कि एक ब्यूटी बबल है। पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। पहले आता है गिल्ट। वो इतना ऐड करके बताते हैं, वो इतना आपको डाउनफॉल बताते हैं कि यू शुड यूज दिस, यू शुड यूज दिस। तो आपको अंदर से गिल्ट आएगा कि मैं ये यूज नहीं कर रही तो मेरा कुछ छूट रहा है, या तो फिर मैंने ये नहीं लिया तो मैं कहीं पे पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो दैट इज अ वेरी बिग बबल इन आवर माइंड। वो लोग ने हमारे दिमाग में ऐसे सेट किया है कि इतनी इतनी चीजें तो करनी ही चाहिए वरना हम पीछे रह जाएंगे। और दूसरी चीज है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एक है गिल्ट और दूसरा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये दोनों चीज पे पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री चल रही है, सब इसी पे काम कर रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आप अपने से अंदर से सोचो, अगर कोई स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट आप खाली खरीदते हो ना, उससे भी आपको अच्छा फील होगा। आपको अंदर से ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया अपने लिए, मैंने ये खरीदा तो आई एम फीलिंग गुड। तो ये चीज पे पूरा इंडस्ट्री चल रहा है।
उस पे सबसे बड़ा बबल है नो हेयर ऑयल। अभी बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मना कर रहे हैं कि हेयर ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा बबल है कंपल्सरी कंडीशनर, कि कंडीशनर के बिना शैम्पू यूज ही नहीं कर सकते, दोनों चीज साथ में यूज करनी चाहिए। थर्ड वन इज रेगुलर हेयर स्पा। जब भी आप सैलून में जाते हो या फिर एक बार स्पा कराते हो तो वो लोग आपको फोर्स करेंगे कि यू शुड यूज इट वेरी रेगुलरली। आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये चीज करानी चाहिए। दूसरे तो स्मूथनिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स तो अभी बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरली। मैंने जैसे बताया कि गिल्ट आ जाता है, अगर आप सबके बाल स्मूथनिंग करे हुए देखोगे तो यू डोंट फील गुड अबाउट योर हेयर। आपको ऐसा लगेगा मेरा कुछ छूट रहा है, मैं भी ये चीज करा लेती हूँ या करा लेता हूँ, राइट? तो ये सब बबल्स हैं। दैट इज ऑल दिस थिंग्स आर नॉट नेसेसरी, राइट? तो क्या नेसेसरी है? हेयर केयर के लिए अपना हेयर टाइप जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे स्किन टाइप्स होते हैं वैसे ही हेयर टाइप्स होते हैं। त्रिदोष जैसे हमने पहले स्किन के लिए बात की, वात पित्त और कफ। जैसे वाता टाइप के हेयर हैं वो थोड़े से ड्राई रहेंगे, फ्रीजी रहेंगे, और स्प्लिट एंड्स उसको उन लोगों को ज्यादा जल्दी होंगे। स्प्लिट एंड्स सभी को होते हैं, पर वाता प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। पित्त टाइप के हेयर होते हैं उनका ग्रेइंग बहुत प्रीमेच्योर होता है। जैसे स्किन पे रेडनेस आएगी वैसे ही स्कैल्प की स्किन पे भी रेडनेस आएगी, उनको बॉइल्स होते रहते हैं, इचिंग होती रहती है, और जल्दी हेयर फॉल भी होता है। कफ टाइप के हेयर वाले थोड़े लकी होते हैं, उनको नेचुरली थिक और लस्ट्रस हेयर मिलते हैं। उनको एक ही चीज करना रहता है, रेगुलर बेसिस पे वॉश करना रहता है, क्योंकि बहुत ऑयली हेयर हो जाते हैं। दूसरी चीज है हेयर ऑयलिंग। अच्छा, अभी जैसे हमने पहले बात की कि ऑयलिंग को अभी सब मना कर रहे हैं कि हेयर ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में तो अपने पूरे बॉडी को ऑयलिंग करने की बात है। तो ऑयलिंग नो डाउट अपने को न्यूट्रिशन अपने बाल को प्रोवाइड करेगा, वो तो है ही है। पर अपने सिर में मतलब हेड में मरमाज होते हैं, अलग अलग जगह पे एनर्जी पॉइंट्स आप बोल सकते हो। जब भी आप हेयर मसाज या ऑयल की मसाज हेड पे करते हो तो वो एक्टिवेट होते हैं, मरमाज आपके रिजुविनेट होते हैं, राइट? तो उसकी प्रोसीजर क्या है? ऑयल थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, फिंगर पैड से उसको मसाज करके सर्कुलर मोशन में मसाज करके नीचे तक बालों में लगाना है। उसके बाद कोई टिनिंग की कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है। अभी ये ऐसे मसाज करने से ऑयल आपका जल्दी अंदर भी जाएगा, और कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोई भी अच्छा सा तेल यूज कर सकते हो। अपना इंटेंशन खाली न्यूट्रिशन का है और कोई ज्यादा वो नहीं है। शैम्पूइंग अच्छे से बालों को शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्किन के पोर्स क्लॉग होते हैं वैसे ही स्कैल्प के फॉलिकल्स भी क्लॉग हो जाएंगे। वो फॉलिकल्स क्लॉग होने से क्या होगा, कोई पिंपल नहीं आएगा, पर वो क्लॉग होने से हेयर रूट आपका बंद हो जाएगा, वहां से बाल आने बंद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे नेचुरल हेयर फॉल तो सभी को होना है। तो अगर वो हेयर फॉल होके जो हेयर फॉलिकल खुला है वो अगर क्लॉग हो गया तो वो बंद हो जाएगा, वहां से वापस बाल नहीं आना। तो रेगुलर टाइम से और कम केमिकल वाले शैम्पू से हेयर वॉश रेगुलर करना चाहिए। कंडीशन योर हेयर रेगुलरली विथ हेयर मास्क। अभी कंडीशनर का मतलब जो शैम्पू के बाद हम कंडीशनर करते हैं वो नहीं है, यहाँ पे शिरोलेप की बात है। कि जो भी हर्बल पाउडर्स हैं जैसे कि आंवला हो गया, मेहंदी हो गया, मेथी दाना हो गया, उसको एलोवेरा जेल या एग यॉक के साथ आप पूरा पेस्ट उसका बना के 30 से 40 मिनट तक आप सिर पे लगा के उसको शैम्पू से वॉश कर सकते हो। अगर ये वंस और ट्वाइस इन अ मंथ आपने यूज किया तो आपको वो वाले कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल नेचुरली ही कंडीशन रहेंगे। दो हेयर मास्क मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मेथी दाना को कोर्सली ग्राउंड करना है, रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह को 1-8 घंटे के लिए उसको कर्ड में मिक्स करके भिगो के रखो, फिर लगा के 40 मिनट के बाद यू कैन वॉश इट आउट। और दूसरा है मेहंदी।
मेहंदी खाली कलर के लिए नहीं होती, ये चीज कंडीशनर के लिए भी यूज कर सकते हो, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेहंदी बहुत अच्छा काम करती है कंडीशनिंग का। अच्छा, कॉम्बिंग, लर्न टू कॉम्ब। कॉम्बिंग मैं बोलूंगी, कॉम्बिंग इज एन आर्ट। जो कॉम्ब करने का तरीका है उससे भी पूरा हेयर टाइप चेंज होता है। तो अगर आप बहुत हार्श कॉम्बिंग करते हो या फिर बहुत फ्रीक्वेंट कॉम्बिंग करते हो, उससे आपके बाल कर्ल होते जाएंगे, डैमेज होके ड्राई आउट होके वो कर्ल होते जाएंगे। विगरस और हार्श कॉम्बिंग की जरूरत नहीं है। दिन में 1 से 2 बार कॉम्ब करना चाहिए। ब्लंट टूथ वाले कॉम्ब से कॉम्ब करना चाहिए, और कॉम्ब को मोस्ट इम्पोर्टेंटली बार बार धोते रहना चाहिए। फिर आता है ट्रिमिंग। हेयर ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। अगर नीचे के बाल आपके स्प्लिट एंड्स रहेंगे तो ऊपर के टेंगल ज्यादा होंगे, उसको बार बार कॉम्ब करने से ऊपर से ही बाल आपके टूट जाएंगे और हेयर लॉस आपको ज्यादा होगा। अवॉइड केमिकल प्रोडक्ट। अच्छा, अभी ज्यादा इसका यूज बढ़ गया है कि हायर लेवल के शैम्पूज यूज करना या फिर हेयर मास्क आते हैं, उससे अपने स्काल्प का पीएच चेंज हो जाता है और नेचुरल ऑयल्स पूरे निकल जाते हैं। स्काल्प का ऑयल चला जाता है, और शाफ्ट जो अपना प्रोटीन से बना है उसका भी एक एक लेयर धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, व्हेन यू यूज दैट केमिकल प्रोडक्ट, तो वो आपके हेयर और स्किन को डैमेज करेंगे, और वो डैमेज रिपेयर करने के लिए हम और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो पहले से ही केमिकल हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कम यूज करने चाहिए। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही वो है तो ही ओकेजनल स्टाइलिंग करना चाहिए, वरना बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। और 2-4 चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। बालों को ज्यादा टाइटली टाई नहीं करना चाहिए। गीले बालों को, डैम्प बालों को कॉम्ब नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन में या सन में अगर बाहर जाते हो तो बालों को पूरा कवर करके जाना चाहिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स की तो हमने बात की कि नहीं यूज करने चाहिए। कुछ कुछ आसन हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, पर जो मैंने ये 6 आसन दिखाए हैं ये स्पेशली स्किन और हेयर के लिए है। उसमें सबसे पहला है पद्मासन, फिर है पश्चिमोत्तानासन, फिर है उष्ट्रासन, भारद्वाजासन, सर्वांगासन एंड शवासन। तो ये सब आसन करने से आपके ईच एंड एवरी स्किन सेल और हेयर रूट्स तक ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, एंड ऑल एंड ऑल आपकी स्किन और हेयर अच्छे रहेंगे। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हो गया ध्यान, डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम। तो ध्यान हर किसी को 5 से 10 मिनट का कंपल्सरी करना ही चाहिए। दूसरा है अपना डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का बहुत एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये आप कभी भी कर सकते हो, सुबह को उठ के ही किया या फिर पहले से शेड्यूल करके किया, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऑफिस में बैठे बैठे थक गए हो तो भी यू कैन डू दिस। 5 से 10 एकदम डीप ब्रीथ करके आप छोड़ सकते हो, उससे आपका पूरा ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और अनुलोम विलोम ये भी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन विद दिस। Thank you, Dr. Prachi. Thank you for sharing a simple Welcome. yet effective ingredient from our kitchen, to keep our skin and hair healthy. And also, I guess it will save our some money by Yes. purchasing the expensive product that we use Yes. on our skin and hair, and also it will keep us away from the harmful chemicals. Yes. So yeah, so I request everyone, if you have any questions, please put them into the chat box. So we have one question, Dr. Prachi, Yes. please suggest the best moisturizer for the extreme dry skin. ओके, एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए
निविया का अच्छा आता है, वैसलीन का अच्छा आता है, और हम भी बनाते हैं बॉडी, वो भी अच्छा रहता है। Okay. Now, how much water intake should we in a day? How much water should we drink in a day? ओके, अगर हमारा वजन 50 केजी से प्लीज प्लस है अपना, एक्चुअली मुझे अपनी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? Yes, we can hear you. ओके, अगर आपका वजन 50 से प्लस है तो यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर। समर्स में तो कम से कम 3 लीटर कंपल्सरी। 50 प्लस है तो 3 लीटर्स ऑफ। हाँ, वजन अगर 50 से प्लस है, 50 केजी से प्लस है, तो उससे अगर कम है तो यू कैन रिड्यूस इट हाफ अ लीटर। Okay. 2 से 2.5 लीटर्स इनफ है। In a day. Okay. Please suggest best shampoo. बेस्ट शैम्पू के लिए आई वुड जस्ट अ मिनट। हाँ दयाली, Yes. हेलो। मुझे अपनी आवाज आ रही है तो आई कैन नॉट से। नहीं, बट हमें वॉइस क्लियर है आपका, कोई इशू नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, लेट मी चेंज द हेड। हेलो। हाँ, अभी सही है। Okay, great. Yeah. So the question was, please suggest best shampoo. शैम्पू, अच्छा शैम्पू के लिए मैं बोलूँगी अभी ज्यादा हर्बल शैम्पूज के लिए मत चाहिए। अभी हर्बल के नाम पे बहुत ज्यादा बिजनेस चल रहा है, शैम्पू को हर्बल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप केमिकल ही यूज कर रहे हो तो यूज द बेस्ट वन, राइट। उसके लिए आई वुड से हेलो है, वाटिका शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर है, फिर क्लिनिक प्लस है, सनसिल्क। तो 50 सालों से खाली शैम्पू ही बना रहे हैं, वही शैम्पू यूज करने चाहिए। जो अभी नए आ रहे हैं, ज्यादा हर्बल की बात करते हैं, वो यूज नहीं करने चाहिए। ये चीज मैं खास बताना चाहूंगी कि जो भी हेयर केयर या स्किन केयर प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उसका कंटेंट्स का लिस्ट पूरा रीड करना सीखो। आप नॉर्मल पाउडर भी अगर खरीदते हो, उस पे 27 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए रहेंगे। अभी पाउडर में क्या 27 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, राइट। तो वो लोग शैम्पू में 1 या 2% हर्बल एक्सट्रैक्ट डाल के उसका पूरा बिजनेस चला रहे हैं। तो डोंट यूज दैट, यूज द केमिकल वन एंड द बेस्ट वन। जो सालों से अपने शैम्पू आ रहे हैं, बेसिक शैम्पूज हैं जो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, दैट आर गुड इनफ। Right. Next question is, which hair oil and hair shampoo you will recommend? Okay. Hair oil and hair shampoo. हेयर शैम्पू के लिए तो मैंने बात करी। शैम्पू तो we have just discussed. शैम्पू के लिए तो मैंने बात करी। हाँ, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल के लिए मैं स्पेशली हेयर ऑयल के लिए तो अपना ही सजेशन करूंगी। मैं 5 साल से हेयर ऑयल बना रही हूँ, आई एम यूजिंग दैट एंड आई हैव रिजल्ट्स। अदर देन दैट यू कैन यूज नॉर्मल कोकोनट आलमंड ऑयल। अदर देन दैट यू कैन यूज नॉर्मल आलमंड ऑयल का आई डोंट हैव एनी मतलब एक्सपीरियंस मुझे है नहीं।
5-6 सालों से अपना ही यूज कर रही हूँ। फिर भी आंवला का जो भी आता है या आलमंड का जो भी आता है, यू कैन यूज दैट। स्पेशली उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज टू हो जाओ, उसके इंग्रेडिएंट्स रीड करने के लिए। उसके बेस ऑयल में कोकोनट ऑयल होना चाहिए। वो लोग सब पाम ऑयल डालते हैं, मिनरल ऑयल डालते हैं, फिर बोलते हैं कि इसमें हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट डाला है। तो जो बेस ऑयल है वो पाम ऑयल नहीं होना चाहिए। बेस ऑयल एटलीस्ट कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या जो भी अपने नेचुरल ऑयल्स हैं वो होने चाहिए। और शैम्पू जैसे हमने बात करी, बेसिक आते हैं वही यूज। Yes. So which cream you recommend for acne on face? Which cream you recommend for acne on face? Okay, I would not suggest cream for acne. Cream जो actually I make the creams but not for the acne. तो I have knowledge that cream बनाने के लिए पानी और तेल को मिक्स किया जाता है certain procedure से। तो जो एक्ने जिनको आते हैं उनको क्रीम्स कभी यूज नहीं करने चाहिए, कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं करने चाहिए। जिनको एक्ने है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है उनको हमेशा जेल्स यूज करनी चाहिए। एलोवेरा जेल है, रोज जेल है, केसर जेल आती है, या फिर और कोई भी जेल्स आप यूज कर सकते हो। डोंट यूज क्रीम। कोई भी स्पॉट ट्रीटमेंट या फिर कोई भी क्लिंडामाइसिन का मतलब एंटीबायोटिक्स का आता है, एंटीपैरासिट्स का आता है, बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, बहुत सारे केमिकल वाले क्रीम्स आते हैं, पर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी आपको पिंपल हुआ है वो आपके अंदर से कोई इशू है उसके कारण है, उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक लगाने से वो चीज नहीं जाने वाली, और चली भी गई तो वो वापस आ जाएगी। तो यू शुड नो द कोर्स एंड देन ट्रीट। Right. So some good skin sunscreen lotion, gel based, not oil based. ओके, सनस्क्रीन लोशन मैं सजेस्ट करूंगी, लोटस का आता है। आई पर्सनली यूज दिस। Okay. जेल करके आता है, SPF 50। और दूसरा सिप्ला कंपनी का आता है, एबी जेल करके, तो वो भी अच्छा रहेगा। Any night care routine for summer? नाइट केयर रूटीन फॉर Skincare routine basically what? ओके, आई वुड सजेस्ट रात को एक अच्छा सा मास्किंग करके सोओ। जो भी हमने मास्क देखे हमारे पीपीटी में कि ये मास्क यूज करने चाहिए, उसमें से कोई भी एक चूज कर लो। ये भी बेसिक चीज है कि यू कैन नॉट चेंज इट एवरी टाइम। आज एक मास्क लगाया, कल दूसरा लगाया, ऐसे मत करो। चूज वन, हर रोज वो मास्क करके सो। ऊपर से फेस वॉश कर, पूरा स्किन अपना क्लीन कर दो, उसके ऊपर टोनिंग कर दो, फिर ऊपर से मॉइस्चराइजर यूज करके यू कैन गो टू स्लीप। 3 ही स्टेप है खाली, पहले मास्क कर लो, फिर वॉश किया, फिर टोन किया। Okay. So next is any easy way to remove blackheads from face. ओके, यस, ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत जेंटल स्क्रबिंग। फ्रीक्वेंटली एज इन एवरी 10 to 15 डेज। तो ये इजी है, पर थोड़ा सा पेशेंस आपका लेगा, 1 से 2 महीना लगेगा। क्योंकि ब्लैकहेड्स क्या होते हैं, अपने डेड स्किन होती है स्किन के लेयर के नीचे। तो अगर आप वो उससे पीलिंग करोगे या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसका आता है जो सैलून्स में और स्किन क्लिनिक्स में यूज होता है, वो लोग पूरा आपको निकाल के देंगे, उसको खींच के निकाल के देंगे। तो क्या होगा, आपका पोर बड़ा हो जाएगा, उसमें और डेड स्किन जमा होगी, वो ब्लैकहेड नेक्स्ट टाइम और बड़ा होगा, राइट। तो मेरा सजेशन है कि उसको वो केमिकल चीजों से या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसको खींचो मत, उसको टाइम दो। हर 10 दिन पे स्क्रब यूज करो, अच्छे से स्क्रबिंग करके स्टीम लेके फिर थोड़ा सा रब करके यू कैन रिमूव दैट। और हर 10 दिन पे करते रहने से वो छठी या 7वीं बार, 6th और 7th बार जब आप कर रहे हो तो यू विल सी कि अभी आपके ब्लैक हेड्स नहीं है। तो वो ब्लैक हेड्स जो फॉर्म होने के लिए 2 महीना लगता है, उसको निकालने के लिए भी 2 महीना लगता है। उसको एक दिन में ऐसे खींच के या फिर नाखून से या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकाल सकते।
उसका साइड इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, यू विल सी इन लेट एजेस के पूरे पोर्स आपके बड़े बड़े खुले हो जाएंगे। तो डोंट डू दैट, रेगुलर बेस पे स्क्रब यूज करो। Okay. Is it safe to use vitamin E capsule on your face? No, is it not? It is not at all safe to use any kind of oil on directly on your face. कोई भी विटामिन का ऑयल हो गया, कोई भी अच्छा हर्बल ऑयल हो गया, अभी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है कि रिपेयर सीरम्स आते हैं, रिपेयर ऑयल्स आते हैं, तो डायरेक्टली स्किन पे ऑयल्स यूज नहीं करने चाहिए। वो आपकी नेचुरल ऑयल सिक्रीशन को टेम्पर करेंगे, आपकी स्किन भूल जाएगी कि हमें कितना ऑयल रिलीज करना है। तो आपका जो नेचुरल ऑयल का अंदर से जो सिक्रीशन है वो टेम्पर होगा। तो डायरेक्टली कोई भी विटामिन का या कोई भी ऑयल यूज मत करो। उसके यूज से जो बनाया हुआ क्रीम है या फिर जेल है वो यूज कर सकते हो, या तो उसमें उसको किसी में डाइल्यूट करके यूज करो। एलोवेरा जेल में वो कैप्सूल मिला के मिक्स करके वो यूज करो, पर मैं तो डायरेक्टली वो यूज करने की सलाह ही नहीं दूंगी। वो मत करो, स्किन पे ऑयल यूज ही मत करो। And will you recommend any scrub, body scrub? स्क्रब, ओके, स्क्रब नेचुरल स्क्रब हम लोग घर पे जो हमने बात करी कि ओटमील होता है, ओट्स होते हैं, उसको पानी या फिर दूध में उबाल के उसको छान के वो जो आपके पास पेस्ट आता है, दैट इज अ वेरी गुड नेचुरल स्क्रब है। या तो फिर चिकपी फ्लोर हो गया, अपना बेसन होता है, वो दही के साथ मिक्स करके उसका स्क्रब भी आप कर सकते हो। वो स्क्रब आपको फील नहीं होगा, वो हार्श नहीं होगा, पर वो इफेक्ट बहुत अच्छा लाता है। और शुगर को आप नेचुरल स्क्रब की तरह यूज कर सकते हो। और अगर आपको रेडीमेड स्क्रब लेना है तो एवर यूथ का आई थिंक बेस्ट रहता है, जो सालों से आ रहा है, तो वही सही रहेगा। क्रीम जो आता है उसका स्क्रब क्रीम आता है वॉलनट वाला, वो सही रहेगा। Is it good to do waxing or laser for hair removal on face, hands, and legs? ओके, वैक्सिंग और लेजर फॉर हेयर रिमूवल ऑन फेस, हैंड्स एंड लेग्स। हैंड्स लेग्स का तो ठीक है कि वैक्सिंग ही एक ऑप्शन रहता है। लेजर के ट्रीटमेंट का आई वुड से कि मत करवाओ। लेजर ट्रीटमेंट्स के अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हम सबको बहुत अच्छे दिखते हैं कि चलो एक बार करा लिया, खत्म हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है। पर बाद की अगर बात करें, बहुत लंबे समय के बाद की अगर बात करें, तो लेजर से स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। आई वुड से कि आपके सेल जो नेचुरल हेल्दी सेल्स हैं वो भी लेजर जला देगा, वो भी खत्म कर देगा, और पूरा आपका स्किन का टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो लेजर तो कहीं पे भी यूज मत करो, फेस, लेग, हैंड्स, कहीं पे भी नहीं। वैक्सिंग के लिए आई वुड से कि फेस के हेयर्स, मैं आयुर्वेद को मानती हूँ, तो आई वुड से कि फेस के हेयर को एक्सेप्ट कर लो। वो चीज बहुत नेचुरल है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेजर से भी नहीं, वैक्सिंग से भी नहीं। जो भी अपना अपर लिप का या फिर आईब्रोज का जो भी हम थ्रेडिंग कराते हैं दैट इज ओके। बाकी यहाँ पे कहीं पे कोई भी जगह पे वैक्सिंग मत करवाओ, दैट इज नॉट नीडेड। उसको एक्सेप्ट कर लो, वो अपनी नेचुरल चीज है। फिर भी अगर आपको कराना है तो वैक्सिंग से करा सकते हो। आई वुड नॉट सजेस्ट लेजर एट ऑल। है, so we should not even use vitamin C serum gel. Yes, जैसे विटामिन सी न्यूट्रिएंट की बात आई, तभी हम लोग ने बात करी कि विटामिन सी अभी बहुत नोन हो गया है स्किन केयर के लिए। तो विटामिन सी इंटेक करने के लिए बहुत अच्छा है। आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ, वेरी गुड। पर सीरम जेल्स जो होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। रात को सोते टाइम अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया, सिंपल जेल लगा लिया, दैट इज गुड इनफ। जैसे मैंने बबल बोला कि आपका हर कोई आजू बाजू वाला विटामिन सी सीरम यूज कर रहा है, तो यू विल फील गिल्टी कि मैं नहीं यूज कर रहा, तो आई शुड यूज। बाकी स्किन केयर के लिए दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। कोई जरूरत ही नहीं है। जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उतने के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
ड्राई फ्रूट्स खाओ, उतना अपने आप को अंदर से हेल्दी करो, तो अंदर से कोलेजन आएगा, अंदर से सेल सिंथेसिस अच्छे से होगा। ऊपर से लगाने से कोई फायदा नहीं है। इवन विटामिन सी नहीं, अभी विटामिन ए का क्रीम आता है, AHA आता है, BHA आता है, B5 वाला क्रीम आ गया, फिर बहुत सारे, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है कि सब विटामिन के क्रीम, जेल और सीरम्स आ रहे हैं, पर वो स्किन में से कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगा और वहीं से असर करेगा। तो पैलेटेबल फॉर्म में जो है विटामिन वो लो, ऊपर से लगाने से खाली कंपनी वाले का बिजनेस होगा, आपका कोई फायदा नहीं होना, ये पक्की बात है। तो कोई जरूरत नहीं है विटामिन सी सीरम की। How to get rid of body acne? बॉडी एक्ने, अच्छा, अभी बॉडी एक्ने जो चीज है, बॉडी एक्ने अंदर की गर्मी बोल सकते हो आप, इंटेस्टाइन की गर्मी। जैसे हमने पित्त की बात की कि शरीर में पित्त बढ़ गया हो तो आपका बॉडी एक्ने ज्यादा आएगा। तो बॉडी एक्ने के लिए मैं कोई सोप या क्रीम सजेस्ट करने की बजाय ये बोलूंगी कि आप थोड़ा कूलिंग चीजें खाओ पियो। जैसे अपना सौंफ हो गया, सौंफ को भिगो के पानी में अच्छे से भिगो के रात को भिगो के रख दो, सुबह को खाली पेट उसका पानी पी जाओ। तेल मसाले वाली चीजें कम खाओ। फिर भी अगर आपको कुछ लगाना है तो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का एक लेप बना के एवरी संडे को खाली, वीक में एक बार खाली, सभी जो अपने बॉयल्स हैं, जो पिंपल्स हैं बॉडी के वो हैं, उस पे लगा के 5 to 10 मिनट्स रख के यू कैन वॉश इट आउट। कोई अलग से क्रीम की जरूरत नहीं है, उसको अंदर से ट्रीट करना चाहिए। Any home remedies for dark circles? डार्क सर्कल, ओके, डार्क सर्कल के लिए सबसे पहले तो आई वुड से पूरी नींद लेनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सबको पता ही है कि ज्यादा मतलब नींद खत्म ना हो तो अपना आंख के आजू बाजू दिखता है या पफी आईज हो जाती है। तो सबसे पहले आई विल से नींद पूरी करो। दूसरी बात है न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दो। तीसरी बात है अगर आपको रात को कुछ लगाना ही है तो कोई अच्छा नाइट क्रीम लेके उसी का खाली मसाज करो, कोई स्पेशल अंडर आई क्रीम की यू डोंट नीड इट। घर पे ही अगर आपको इलाज करना है तो हर रोज अपना क्यूकुम्बर होता है उसका रस निकाल के वो लगा के पूरी रात रख दो और सुबह को जब निकलेगा तब उसको निकाल दो। या तो फिर रोज वाटर के आप सॉप बना के कॉटन पैड्स को रोज वाटर वाला करके पूरी रात आंख के ऊपर रखो और फिर सुबह को जब वो वॉश करोगे तब निकलेगा। तो दैट विल इफेक्ट योर डार्क सर्कल्स। Okay. So next is there any way to reduce upper lip and chin darkness among डार्क पीपल? ओके, इसके लिए आई वुड सजेस्ट रेगुलर मास्किंग विथ मुल्तानी मिट्टी, चंदन और चिकपी फ्लोर। मुल्तानी मिट्टी और चिकपी फ्लोर इक्वल पोर्शन में लेना है और उसका 10th पार्ट चंदन लेना है। उसका एक फेस पैक घर पे ही बना के रख लो। एवरी डे 1 स्पून जितना अलग से लेके उसमें मिनरल वाटर ऐड करो या तो फिर मिल्क, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो उसमें मिल्क ऐड करके उसका मास्क घर पे ही बनाओ। पूरे फेस पे अप्लाई करो, कोई पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट मत करो। अगर अंदर से ही स्किन का डिस्कलरेशन हुआ है तो जल्दी ही वो पूरा स्किन इवन टोन हो जाएगा। और साथ में कोई अच्छा सा टोनर लेके वो भी यूज कर सकते हो। आई वुड नॉट सजेस्ट केमिकल टोनर्स जो रेडीमेड आते हैं। आप घर पे ही रोज वाटर बनाओ, घर पे ही 2-3 दिन पे कुकुम्बर का जूस निकाल के वही यूज कर सकते हो। तो उससे ग्रेजुअली आपका जो पर्टिकुलर डार्क एरिया है वो इवन आउट हो जाएगा। Okay. So I guess we have answered all the questions. So we have 4 minutes. So guys, if you have any question, please put them into the chat box so we can answer them. Also, does Mehndi make your hair dry or how it will help?
Sorry, I didn't get it. Does mehndi makes your hair dry or? No, it won't make it dry. उसका यूज करने का पर्टिकुलर तरीका है। अगर आप 2 या 3 या 4 घंटे रखोगे तो दैट विल ड्राई आउट योर हेयर्स, मतलब वो नेचुरल आपके जो ऑयल्स हैं उसको खींच लेगा। पर अगर आपको कंडीशन के लिए यूज करना है तो हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए अगर आप यूज करते हो तो दैट इज फाइन, उससे ड्राई आउट नहीं होने बाल, तो डेफिनेटली वो यूज करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे हेयर टाइप के हिसाब से, जैसे हमने हेयर टाइप की बात करी, तो अगर आपके हेयर पहले से ड्राई है और आपको डर है कि मेरे हेयर ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उसको भिगोते समय उसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हो। एक बाउल जितना अगर आप मेहंदी भिगो रहे हो तो उसमें 3 से 4 स्पून जितना आप कैस्टर ऑयल मिला दो, तो उससे ड्राई बिल्कुल नहीं होंगे मेहंदी से बाल। Okay. Can we use mustard oil for our hair? मस्टर्ड ऑयल आई वुड नॉट सजेस्ट। मस्टर्ड ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू हेयर के लिए पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। वो ऑयल बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे पतला होता है, तो दैट वोंट न्यूट्रलाइज योर शाफ्ट, मतलब आपके हेयर शाफ्ट को कोई उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, स्कैल्प को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, तो वो चीज कोई नुकसान नहीं करेगी, तो कोई फायदा भी नहीं करेगी, कोई यूज नहीं है। आयुर्वेद में मस्टर्ड ऑयल जब हेयर में वो हो जाते हैं ना, जू पड़ जाती है या फिर वो कुछ होता है ना, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है। हेयर के न्यूट्रिशन के लिए उसका कोई रोल नहीं है। Is hairspray harmful? Yes, definitely hair spray is very harmful। अगर आपके बाल जो नेचुरल उसमें है, पोजीशन में है, वो नहीं रह रहे, आप स्प्रे यूज करते हो और सर्टेन वे में वो आपके बाल रख रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो अपने बालों से क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो वो बाल का पूरा टेक्सचर चेंज कर देगी, जिससे आपको बाल जैसे रखने हैं वैसे रहेंगे, तो डेफिनेटली हार्मफुल है। पर कभी कभार ओकेजनली अगर यूज कर लिया, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे ओकेजन है अपने यहाँ और रेडी हो रहे हो, यूज कर लिया, दैट इज ओके, बट डोंट यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस, इट इज डेफिनेटली हार्मफुल।